गुड मॉर्निंग बेटा। तो इसमें ये सर ये चल ही नहीं रहा है कनेक्शन और पिछले 3 दिन से हमने मैंने कल कंप्लेंट जो भी चैप्टर करा रहा हूँ स्टार्ट उनको किया था तो वो कह रहे हैं कि वो हमारा चैप्टर था भू आकृतिक प्रक्रियाएं। हाँ यानी भू आकृति का मतलब धरातल के ऊपर बनने वाली जो प्रक्रिया है, आकृतियां हैं, उनकी क्या प्रोसेस रहती है, किस प्रकार से उन आकृतियों का निर्माण होता है, वो अपन ने कल देखा था कि इसमें क्या करते हैं, दो प्रकार के बल काम में करते हैं, आंतरिक बल और बाह्य बल। दोनों ही बल क्या करते हैं, इन आकृतियों के निर्माण में सहायक माने जाते हैं। आंतरिक बल और बिना बाह्य बल के ये आकृतियों का निर्माण, एक बल जो होता है वो ऊपर उठाने का काम करता है, तो दूसरा बल क्या करता है, उसको ऊपर से अपर्दन यानी काटने का काम करता है। कटने के बाद में दूसरे स्थान पर जो नीचे वाले स्तर होते हैं, उन नीचे वाले स्तरों में मिट्टी का जमाव हो, कंकड़ पत्थर हो या कुछ भी हो, तो उसके अपर्दन के बाद में इन आकृतियों का निर्माण क्या होता है, धीरे धीरे। तो एक तो क्या होता है इसमें अपन बोल सकते हैं, एक जमाव करता है तो दूसरा कटाव करता है। तो आंतरिक बल या आंतरिक शक्तियां क्या करती है, इन आकृतियों का निर्माण करती है, और बाह्य शक्तियां इन आकृतियों को वापस कटाव के माध्यम से क्या करती है, समतलीकरण करने का काम करती है। तो इसी को अपन ध्यान में रखते हुए भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बाद में आज हमारा ये अंतर्जनित प्रक्रिया है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें एक हमारा सवाल था कि भू आकृतिक कारकों और भू आकृतिक प्रक्रियाओं में अंतर करना आवश्यक है। भू आकृतिक कारक किन कारकों की वजह से ये आकृतियां बनती है और क्या प्रोसेस होती है इन आकृतियों की। तो अंतर्जनित और बाह्यजनित दो प्रकार की शक्तियां इसमें कार्य करती है। तो अंतर्जनित प्रक्रिया है, आंतरिक भाग में होने वाली जो हलचल होती है, उस हलचल से किस प्रकार से आकृतियों का निर्माण होता है। और ये कब तक हो जाएगा? पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। यानी इसने कहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा इन भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण स्रोत मानी गई है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, यानी जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, यानी चुंबकीय जो बल होता है, रेडियोधर्मी क्रियाएं, घूर्णन, घूर्णन यानी पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती है, घूर्णन और परिभ्रमण। तो उससे क्या कारण भी क्या होता है, बल लगता है। तो घूर्णन और ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी उष्मा द्वारा उत्पन्न, इन ये सारी जो है आंतरिक क्रिया है, अंतर्जनित प्रक्रिया, जिसमें रेडियोधर्मी यानी जो चुंबकीय गुण है, घूर्णन गति है, ज्वारीय घर्षण है। अब ज्वारीय घर्षण इसी से उत्पन्न होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी उष्मा, उष्मा का मतलब एनर्जी जो है, एनर्जी आंतरिक भाग की तो अपन बात करें तो आंतरिक भाग में तो ये उष्मा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि जैसे जैसे अपन धरातल के अंदर जाते हैं तो ये उष्मा मतलब बढ़ती जाती है, तो उष्मा की मात्रा बढ़ती जाती है। भूतापीय ऊर्जा प्रवणता, भूतापीय ऊर्जा सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होती है, उसको ये ग्रहण करती है, और अंदर से निकले उष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा आंतरिक भाग से, अब नीचे से भी उष्मा निकल रही है और ऊपर से, तो दोनों तरह से जो उष्मा प्राप्त होती है, उससे एनर्जी जो प्राप्त होती है, उस एनर्जी से इसमें जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इस प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता को प्रेरित करती है। पटल विरूपण और ज्वालामुखीता, पटल विरूपणकार जो इस आकृतियां होती हैं, उन आकृतियों को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, उनको हटाने का काम करती है, उनको समतलीकरण बनाने में काफी योगदान देती है। जैसे अपन बात कर रहे थे कल कि धरातल पर कोई भी इस प्रकार की ये धरातल है और इस पर कोई आकृति है, तो ये आकृति धीरे धीरे क्या होती है, क्षीण हो जाती है, और एक आकृति धरातल के आंतरिक भाग में होती है, धीरे धीरे इसमें जमा होगी, ये भी क्या हो जाता है, तो इन दोनों ये कम होती जाएगी और ये बढ़ती जाएगी, तो ये दोनों का समतलीकरण हो जाता है। तो ये समतलीकरण जरूरी है धरातल को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के उष्मा प्रवाह, भूपर्पटी की मोटाई और दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते। प्रत्येक जो तत्व है उसकी अलग अलग प्रकार की क्रिया होती है, सभी एक जैसा बल नहीं लगाते, सबके बलों में क्या होता है, असमानता देखने को मिलती है। अब अंतर्जात बलों में अगर बात करें, जैसे अपन कि एक तो भूकंप की उत्पत्ति होती है, योगेश जी का भेज दी। तो इसमें क्या होता है, भूतापीय प्रवणता और अंदर की उष्मा, एक तो होती है सूर्य से प्राप्त जो एनर्जी या उष्मा प्राप्त होती है, उसको क्या करती है, पृथ्वी अवशोषित करती है, तो वो भी क्या होती है, भूतापीय ऊर्जा। और एक होती है अंदर से उष्मा, आंतरिक भाग से जो ताप है, उस ताप के कारण जो प्राप्त उष्मा होती है, इन दोनों का प्रभाव अब कई क्षेत्र में क्या होता है, भूप्रपटी की मोटाई के आधार पर। मान लो ये जो स्तर है, धरातल है, और इस कई स्तर पर ये भूप्रपटी है,
तो ये इसकी जो मोटाई, इस मोटाई, ये मोटाई प्रभावित करती है। ये ज़्यादा होगी तो इसमें ताप का प्रभाव थोड़ा कम दिखाई देता है। अगर ये हल्की होती है किसी क्षेत्र में तो यहाँ पर ताप का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। सूर्य से प्राप्त ताप और आंतरिक भाग से प्राप्त ताप, दोनों ताप का प्रभाव इस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो भूपर्पट्टी की मोटाई भी इसको प्रभावित करती है। साथ ही दृढ़ता यानी मजबूती में अंतर के कारण अंतर जनित बलों के कार्य क्या होते हैं, एक समान नहीं होते हैं। अतः विवर्तन की यानी विवर्तन का अर्थ होता है आंतरिक चट्टानें जो होती है उनके अंदर होने वाली हलचल, प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं इनको। तो चट्टानों में या आंतरिक जो भाग में जो चट्टानें पाई जाती हैं उन चट्टानों में होने वाली हलचल, तो विवर्तनिकी द्वारा नियंत्रित मूल भूपर्पट्टी की सतह पर असमतल होती है। अगर सभी जगह ये बल समान कार्य करता, कोई चीज अपन एक तरफ से अगर उसको धकेलते हैं, अगर सभी जगह उसको समान धकेलेंगे तो समान रूप से आगे बढ़ेगी वो। ये कहीं क्या होता है, बल ज्यादा लगता है तो वहां पर भूमि ऊपर ज्यादा उठ जाती है, कहीं बल कम लगता है तो वहां पर कम उठती है। इसलिए तो पर्वत छोटे बड़े होते हैं। जो अपन पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र देखते हैं उनमें सारे पहाड़ एक समान नहीं होते। किसी क्षेत्र में बल ज्यादा लग गया तो वहां पर ज्यादा ऊपर, और किसी में बल कम लगा तो उसके कारण तो ये असमान देखने को मिलती है। तो अपना जो धरातल है वो हमेशा क्या होता है, असमान होता है। सभी जगह एक समान धरातल की हाइट या ऊंचाई नहीं होती है। तो ये अंतर्जनित प्रक्रियाएं जो होती है, धरातलीय जो बनावट बनाती है, तो उसमें काफी असमानता देखने को मिलती है। अब बात करें अलग से पटल विरूपण क्या होता है, तो पटल विरूपण को देखते हैं अलग से। डेस्ट्रोइज्म सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पट्टी को संचालित, उत्थापित तथा निर्मित करती है, यानी ऐसी वो सभी क्रियाएं जो भूपर्पट्टी यानी धरातल के ऊपरी भाग को संचालित करने का काम करती है, उत्थापित यानी उठाने का काम करती है, और नई नई आकृतियों को निर्मित करने का काम करती है, तो पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। पटल विरूपण क्या होगा, धरातल के ऊपरी भाग पर न्यू आकृतियां, नई आकृतियों का बनना। जैसे इनमें निम्नलिखित कौन कौन सी आती है, तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण, तीव्र गति के माध्यम तीक्ष्ण वलयन, कई बार अपन पर्वत देखते हैं तो पर्वतों का निर्माण, यानी एक तो पहाड़ी ऐसी होती है जो बिल्कुल ऊपर से नुकीली होती है, तो इसमें तीक्ष्ण वलयन, वलयन का अर्थ क्या होता है, ये वलयन होते हैं। अब यही वलयन अगर तीक्ष्ण हो इस प्रकार से, तो इनमें इस प्रकार की पहाड़ियों का निर्माण हो जाता है। तो ये आंतरिक भाग में चट्टानों में इस प्रकार के मोड़ पड़ेंगे। इन मोड़ में क्या होता है, इसके कारण यहाँ का जो भूभाग था वो क्या हो गया, ऊपर ज्यादा उठ जाएगा। यहाँ का भूभाग कम उठेगा, फिर यहाँ का ज्यादा उठेगा। अब किसी भाग का कम और किसी का ज्यादा, ये समान रूप से तो इसमें जो परिवर्तन है, तो यही क्या है, ये आकृतियां, तो इसी के कारण किसका निर्माण होता है, पर्वत निर्माण। भूपर्पट्टी की लंबी और संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनी प्रक्रियाएं। दूसरा, ये तो पहली क्रिया हो गई किसका, पटल विरूपण का। पटल यानी धरातल, विरूपण यानी निर्माण, धरातल पर निर्मित स्थलाकृतियां, उसको अपन बोलते हैं पटल विरूपण। तो लिंक डिस्कनेक्ट, मेरा डिस्कनेक्ट क्यों हो जाता है यार ये? दोनों से कर रखा है। तो अपन बात कर रहे थे पटल विरूपण। तो पटल विरूपण में ये जो पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं या पहाड़ियों का निर्माण जो होता है इसी के अंतर्गत होता है, जिसमें तीक्ष्ण वलयन के कारण, यानी जो गहरे वलयन यानी जो मोड़ पड़ते हैं धरातल के आंतरिक भागों में चट्टानों में, उन चट्टानों के कारण ऐसी आकृतियों का निर्माण होता है। दूसरा है धरातल के बड़े भाग के उत्थान। एक बड़ा पार्ट जो होता है धरातल का, एक लंबा चौड़ा पार्ट है वो ऊपर उठ जाता है, तो इसमें धरातल के बड़े भाग के उत्थान, उत्थान का ऊपर उठना, यह विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रिया है। जैसे एक महाद्वीप होता है वो धरातल, या अपन देखे समुद्री जो क्षेत्र होता है उससे पूरा का पूरा भाग ऊपर उठा होता है। इसमें क्या होता है, धरातल के एक बड़े भाग के उत्थान या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना। इसी प्रकार तो अपने महाद्वीपों की रचना हुई है। जब अपन महाद्वीपों को देखते हैं अपने, तो उन महाद्वीपों की रचना में, तो उसमें चारों तरफ जल से घिरे हुए और बाकी के जो क्षेत्र है, यहाँ पे अपन बात करें ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अब इसके चारों ओर समुद्री क्षेत्र है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है।
यहाँ पे आ गया कौन सा, यूरोप, और फिर इधर एशिया, ये यूरोप वाला पार्ट आ गया, ये अफ्रीका का पार्ट आ गया, ये वाला पूरा का पूरा जो किसका आ गया, ये एशिया का पार्ट आ गया। तो ये एशिया वाला आ गया, ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट आ गया। अब एक चीज ये है, अपन इसमें देखते हैं, तो ये कौन सा है, प्रशांत महासागर, ये कौन सा है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। क्या हो गया, धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं क्या? आवाज नहीं आ रही? सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, हल्दीघाटी मार्ग से। अब देखो जो दोबारा, जियो का कनेक्शन था हमारा, तो वो क्या उसमें अपन इसमें देख रहे थे कि ये जो दूसरा पॉइंट है पटल विरूपण में, तो धरातल के एक बड़े भाग के उत्थान या विकृति में संलग्न महाद्वीप, तो इसी घटना के तहत अपने महाद्वीपों की रचना भी हुई है, इसी प्रक्रिया के तहत पटल विरूपण। पटल विरूपण का अर्थ क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, पटल विरूपण। पटल का अर्थ होता है धरातल, और विरूपण का अर्थ होता है निर्मित करना, धरातल की स्थलाकृतियों का निर्माण। जैसे अपन बात कर रहे हैं कि ये अपने विश्व का मानचित्र है, इस विश्व के मानचित्र में अपन देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये यूरोप हो गया, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अब ये चारों तरफ इसको देखते हैं, तो ये चारों तरफ से क्या है, पूरा का पूरा पार्ट ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि इधर प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक महासागर आ गया, फिर इधर प्रशांत महासागर आ गया, तो चारों तरफ जल से घिरे हुए भाग है, और कुछ भाग ऊपर उठा हुआ है। तो ये ऊपर उठ अपने आप तो उठा नहीं, आंतरिक हलचलों के कारण तो ये भाग क्या हुआ, ऊपर की ओर उठ गया, और कुछ भाग नीचे की ओर धस गया। तो ये पटल विरूपण यानी धरातल के ऊपरी भाग पर जो आकृतियों का निर्माण हुआ है, ये पटल विरूपण जो है धरातल के बड़े भाग के उत्थान या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रिया भी इसी घटना के कारण हुई है। तीसरा पॉइंट है अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन। छोटे भागों में कुछ जगह ऐसी हलचलें होती है, स्थानीय संचलन ऐसे होते हैं जिसके कारण बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप। कई बार चट्टानों में जो टूट फूट होती है आंतरिक भाग में, उसके कारण क्या होता है, धरातल में कंपन होता है, कंपन होने के कारण वो, हम उसको अपन क्या बोलते हैं, भूकंप। तो भूकंप की उत्पत्ति भी छोटे स्थान पर जो संचलन होता है, संचलन का जो हलचल होती है, उस हलचल के कारण उत्पन्न भूकंप। ये भी किसका, अब भूकंप आता है, तो भूकंप आता है तो वो भी क्या करता है, कई क्षेत्रों में क्या होता है, परिवर्तन कर देता है। बहुत सारे जो बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बहुत सारी दरारें आ जाती है, तो इसके कारण क्या होता है, भूमि कई बार नीचे धस जाती है। तो ये किसके कारण उत्पन्न होता है, छोटे स्थानीय संचलन के कारण। चौथे नंबर पे अपन बात करें परपटी या प्लेट के क्षैतिज संचलन। क्षैतिज का अर्थ क्या होता है, परपटी, धरातल की जस्ट नीचे वाली जो प्लेटें होती है, प्लेट किसको बोलते हैं अपन, चट्टानें जो होती है, उन चट्टानों के इधर उधर खिसकने के कारण। तो प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका, परपटी धरातल, प्लेट के क्षैतिज संचलन यानी साइड में खिसकने से प्लेट विवर्तन की भूमिका, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेटों के टूटने की, या एक चट्टाने कब खिसकती है, जब उनको एक साइड से दूसरी साइड में स्पेस मिलेगा, तभी तो चट्टाने इधर से उधर खिसकेगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है। तो ऐसी जो स्थिति होती है, उन स्थितियों में क्या होता है, धरातल पर अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। कई बार नीचे धस जाती है धरातल, कई बार ऊपर उठ जाता है। तो इन प्लेट टेक्टोनिक जो घटनाएं होती है, प्लेट विवर्तन की जो घटनाएं होती है, इसके कारण भी पटल विरूपण की घटनाएं अपन को देखने को मिलती है। हम इसमें जो पढ़ रहे हैं, पटल विरूपण, धरातल पर निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण किस प्रकार से होता है। ये चार ऐसे कारक है जिसकी वजह से धरातल पर अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है। जैसे अगर अगली बात करें प्लेट विवर्तन की, परिवर्तनी की प्रक्रिया में भूपर्पटी वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है। अब इसने कहा कि भूपर्पटी वलयन, धरातल की जो चट्टानें होती है, उन चट्टानों में जो मोड़ पड़ते हैं, उस मोड़ों के कारण वहां पर क्या होती है, कुछ भाग तीक्ष्णता यानी तीक्ष्णता अगर नुकीला, तो नुकीली आकृतियों का निर्माण हो जाता है, तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है। महाद्वीप रचना के कारण साधारण विकृति हो जाती है, और महाद्वीपों की जब रचना होती है, तो साधारण विकृति का अर्थ क्या होता है, सिंपल रूप में कुछ धरातलीय जो भूभाग होता है वो ऊपर उठ जाता है। तो इसको अपन पटल विरूपण की श्रेणी में मानते हैं। परिवर्तनीय पर्वत निर्माण प्रक्रिया, ये भी पर्वतों का निर्माण इसी प्रक्रिया के तहत हुआ है। जबकि महाद्वीप रचना, महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया, ये बड़े स्तर पर होती है, ये छोटे स्तर पर होती है, ये अंतर है दोनों में। जब महाद्वीप
रचना जो होती है वो महाद्वीपीय निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत मानते हैं। परिवर्तनी महाद्वीप रचना, भूकंप, प्लेट विवर्तन की प्रक्रियाओं में भूपर्पटी में भ्रंश, विभंग हो सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन, तापक्रम में क्या होता है, सभी में परिवर्तन देखने को मिलता है। दाब, ताप और आयतन और साथ ही साथ तापक्रम, सभी चीजें वहां पर परिवर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, सेलों का कायांतरण होता है। आपने पहले पढ़ा था अपन ने, कायांतरित सेल किसके कारण, ताप और दाब के कारण। तो जैसे जैसे किसी पदार्थ के ऊपर ताप और दाब लगता है तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, वही चीज है कि जिसके फलस्वरूप क्या होता है, सेलों का यानी चट्टानों का कायांतरण होता है। कायांतरण का रूप परिवर्तित हो जाता है। उसके गुणधर्म तो वही रहते हैं, लेकिन उसका जो बाहरी स्वरूप होता है उस स्वरूप में परिवर्तन इसमें देखने को मिलता है। तो परिवर्तन इसके कारण हो जाता है, किसके कारण, धरातल के आंतरिक हलचलों के कारण। ठीक है, ये प्रवण किसको, पवन जो पटल विरूपण पढ़ रहे थे, पटल विरूपण से जुड़ी घटनाएं। अगली जो ज्वालामुखीयता, ज्वाला, अब ये तो केवल कौन सी पढ़ रहे हैं अपन, अंतर्जनित क्रियाएं। ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली, अब ज्वालामुखीयता कहाँ से आती है, जैसे अपन बात कर रहे थे कि ज्वालामुखी का उद्गम जो होता है वो सीधा आंतरिक भाग में मैग्मा, मैग्मा चैम्बर होता है, एक मैग्मा का भंडार होता है। उस मैग्मा भंडार को जैसे ही धरातल के ऊपर आने के लिए रास्ता मिलता है तो ये क्या होता है, तुरंत से, क्योंकि इसमें के अंदर किसकी बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण, जल की मात्रा होने के कारण, ऑक्सीजन क्यों, जैसे जल की मात्रा होगी तो वहां पर क्या होगा, वाष्प, वाष्प का निर्माण होता है। और वाष्प क्या होती है, चट्टानों को इधर उधर धकेलने का काम करती है। तो इस ज्वालामुखी का उद्गार उसी के कारण होता है। वोल्केनिज्म जो है, मैग्मा भंडार, वो मैग्मा भंडार हमेशा क्या करता है, वही चीजें कि जैसे भूकंप आया और भूकंप से जो दरारें हुई, उन दरारों के माध्यम से पानी जो है वो नीचे चला गया। नीचे जाते ही वो किस में कन्वर्ट हुआ, वाष्प में। और वाष्प में जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो वो अपना दाब लगाना शुरू कर देता है। क्योंकि अपन देखते हैं कि प्रेशर कुकर दाब लगता है तो सीटी सीटी को ऊपर उठाता है। तो यहाँ पर अंदर अगर लगातार ऐसे दाब लगता रहेगा तो उस वाष्प को कहीं ना कहीं निकलने के लिए रास्ता चाहिए। और ये वाष्प जो होती है वो किसमें मिली होती है, मैग्मा में। धरातल के आंतरिक भाग में जो चट्टाने होती है, उन चट्टानों को लिक्विड तरल अवस्था में परिवर्तित कर देती है। किसके कारण, ताप के कारण। और ताप के कारण ही जो जल होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प में। तो ज्वालामुखी के अंतर्गत पिघली हुई सेलें, चट्टाने जो होती है वो कैसी होती है, पिघली हुई अवस्था में, या लावा का भूतल की ओर, भूतल का मतलब धरातल की ओर संचलन, दौड़ना, अनेक आंतरिक और बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। जब ये जो लावा होता है, मैग्मा होता है, ये भूतल यानी धरातल की ओर जब दौड़ता है, संचलन करता है, बढ़ता है, तो अनेक प्रकार की आंतरिक और बाह्य नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण भी करता है। इस पुस्तक की द्वितीय इकाई के, अब इसमें इस पुस्तक में क्या, द्वितीय इकाई जो है उसमें ज्वालामुखी एक अलग ही शीर्षक दिया हुआ है। शीर्षक और पिछले अध्याय के आगन्य सेल, शीर्षक के अंतर्गत अपन ने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था। इसे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, आंतरिक संरचना वाले में। तो इसलिए इसमें ज्यादा नहीं दिया हुआ है, कि वही सेम वही चीज है कि ज्वालामुखी के बहुत से पक्षों का विस्तृत विवरण यहाँ पर दिया जा रहा है। कुछ चीजें यहाँ पढ़ेंगे और कुछ चीजें अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो ज्वालामुखीयता और ज्वालामुखी शब्दों में भेद बताइए। ज्वालामुखीयता, ज्वालामुखी के उद्गम, और ज्वालामुखी क्या होता है, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है। तो शब्दों में, इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि ज्वालामुखी का उद्गम कैसे होता है। तो वही सेम चीज है, पिछले टॉपिक में हम इन चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इसका विस्तृत डिटेल नहीं दी हुई है। इन दोनों शब्दों को याद रखना है, ज्वालामुखीयता और ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का जो सीधा सीधा जो अर्थ है, धरातल के आंतरिक भाग में जो मैग्मा होता है, मैग्मा चेंबर, वहां से मैग्मा का धरातल पर प्रकट होना, वो ज्वालामुखी है। और उस ज्वालामुखी से जो निर्मित स्थलाकृतियां होती है, ज्वालामुखीयता, यानी ये ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृति, तो ये स्थलाकृतियों को प्रदर्शित करता है और ये लावा को प्रदर्शित करता है। धरातल पर लावा प्रदर्शित करने का ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां ज्वालामुखीयता कहलाती है। ये दोनों शब्दों में यही अंतर है। तो ये आंतरिक प्रक्रिया होगी, अंतर्जनित प्रक्रिया। नेक्स्ट है बहिर्जनित प्रक्रिया। या इसको समझ लो पहले एक बार, अंतर्जनित प्रक्रिया है ना, ये चैप्टर थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। अगर इसमें लापरवाही करोगे तो समझ में नहीं आएगा ये। तो अंतर्जनित प्रक्रिया में अपने को क्या क्या देखना है। अंतर्जनित प्रक्रिया में पटल विरूपण से निर्मित स्थलाकृतियां और ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां। और इस ज्वालामुखी से निर्मित ज्वालामुखीयता, इस वर्ड को आप पीछे वाले चैप्टर में जाके दोबारा देख लेना, ठीक है ना।
एक बार इसको भी दोबारा देखना, अभी इसको आगे पढ़ेंगे तो ये छूट जाएगा फिर। ये अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, याद है सबको, ज्वालामुखी के बारे में? बेटा सबको याद है, पिछले चैप्टर में ज्वालामुखी के बारे में बताया था आपको? तो वो उस ज्वालामुखी वाले को दोबारा पढ़ना, तब जाकर ये चीजें पता चल जाएगी अपने आप। तो अंतर्जनित, पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो आंतरिक शक्ति है जो अपन ने पढ़ी थी अंतर्जनित, अब यहाँ बहिर्जनित तो पढ़ेंगे ना अपन। तो अंतर्जनित यहाँ पे जो पढ़ा है वही चीजें, आंतरिक संरचना जो पढ़ी थी अपन ने, थर्ड वाला जो चैप्टर था ना अपना, तो थर्ड वाले चैप्टर में आंतरिक संरचना वाला जो चैप्टर है उसके अंतर्गत यही चीज है। तो इसको एक बार उस चैप्टर से एक बार दोनों को मिलान कर लेना, उसमें जो चीज यहाँ समझ में नहीं आई उससे संबंधित वहां पर देख सकते हो आप, और फिर भी समझ में नहीं आए तो कल बोल देना मेरे को, ठीक है? तो इसको ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा चैप्टर ये है, ऐसे नहीं है इजी, ज्यादा इजी में मत ले लेना, और पढ़ना ढंग से पढ़ना एक एक लाइन को, और जो चीज समझ में नहीं आई उसको दोबारा पूछ लेना। इसमें ये जो 4 पॉइंट दिए है ना पटल विरूपण में, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इन चारों पॉइंटों को अलग अलग रिटर्न में लिख के और फिर ये इनको पढ़ना है कि इनका अर्थ क्या, अर्थ समझना है। तीक्ष्ण वलयन क्या होता है, धरातल के बड़े भाग किस प्रकार से उत्थान होता है, अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन का अर्थ होता है हलचल, इधर इन शब्दों के अर्थ लिख लेना। संचलन का अर्थ होता है हलचल, तो किस प्रकार से हलचल होती है, परपटी क्या होती है, प्लेटें क्या होती है, तो इन शब्दों के अर्थ समझो एक बार पहले। पासबुक है कि सबके पास, आपके पास कौन सी वाली है? अब संजीव में तो फिर एक बार देखना इन शब्दों के अर्थ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कल इनके पहले अर्थ लिखवाता हूँ आपको, कि अर्थ लिखेंगे तभी जाकर पटल विरूपण इनकी परिभाषा कल लिखवाते हैं, उसके बाद में ये और ढंग से समझ में आएगा, ठीक है?